तो पिछले लेक्चर में अभी तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि किस तरीके से एक सिंगल चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की। अब इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं दे करके एक डाइपोल दे। डाइपोल क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होता है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होंगे, ठीक है। और वो सेम मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस होंगे, वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डाइपोल। जैसा कि आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक दिया हुआ है माइनस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस हमें दी हुई है, वो है आर। ओके, तो जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों जिनके बीच में कुछ स्पेस हो, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं डाइपोल। और अभी हमें क्या करना है कि इस डाइपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम डाइपोल को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखेंगे। तो यहाँ जो डाइपोल अपने पास प्रेजेंट है, इस डाइपोल में अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है HCl। ओके, तो इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर जितना चार्ज H के ऊपर है पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज Cl के ऊपर नेगेटिव में है। तो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो गए दोनों, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अपन देखें तो ये गैप एंगस्ट्रॉम में चल रहा होता है, मतलब बहुत ही कम वैल्यूज़ की होती है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर्स के अंदर। ओके, अब इस डाइपोल से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसे अपन बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से। तो अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जिसको अपन बोलने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। ओके, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम P से। और ये होता है कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम यहाँ पे जनरली लेते हैं प्लस चार्ज, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से। तो वो डिस्टेंस हमें गिवन है भी r। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास बन के आई है इसे बोलेंगे हम डाइपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट देखो क्या होगी, ऐसा यूनिट। चार्ज को मेज़र करते हैं हम कूलाम में और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर। ओके, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा आपके पास होती है -q से +q की ओर। ओके, ये इसकी एक जनरल वे है डायरेक्शन लेने का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि P वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होगी -q से +q की ओर। ये इंफॉर्मेशन हमें रिगार्डिंग डाइपोल याद रखते हुए चलनी है। जब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर हम इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी अपने पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P पॉइंट, और ये P पॉइंट जो है वो इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। डाइपोल में आपको दो चार्जेस गिवन है, +q -q, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर आपको 2d दी हुई है। और यहाँ पर जब अपन एक बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो उस बाइसेक्टर को अपन यूँ बोलेंगे कि सेंटर से निकल रहा है बाइसेक्टर। तो इस जगह पर देखो आप, यहाँ सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है r। हमेशा ये याद रखना है कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट को आपको मेज़र करना है हमेशा डाइपोल के सेंटर से। मतलब डिस्टेंस हमेशा उस पॉइंट की लेनी होती है डाइपोल के सेंटर से। ओके, तो यहाँ पर हमने डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस ली हुई है और वो डिस्टेंस है r। अब क्या करते हैं हम, P पॉइंट पर जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस प्रेजेंट है -q और +q,
ये दोनों ही चार्जेस आपके पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अपना अपना, और हमें उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्लस चार्ज जो है, इस प्लस चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पी पॉइंट पर, तो प्लस चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आउटसाइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटसाइड डायरेक्शन में, जिसको अपन नाम दे देते हैं E1। ओके, E1 क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? माइनस चार्ज की साइड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज बनाएगा, उसको हम नाम देते हैं E2। ओके, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में होता है और माइनस की वजह से अपनी ओर होता है। तो हमने दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख लिए हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स पता होने चाहिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो E1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो आप यहाँ पर E1 जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अपने पास KQ/R²। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम ये क्लियर कर लें कि P पॉइंट की प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें आप फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है। ओके, तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी? इस डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो देखो आप P पॉइंट से यहाँ सेंटर तक की डिस्टेंस ये R डिफाइन हो चुकी है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी अपने पास, ये पूरी डिस्टेंस ये हो जाएगी आपके पास यहाँ पे R+d। ओके, तो यहाँ पर जब E1 की वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है R+d, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। तो ये प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, जिसकी वैल्यू है KQ/R+d का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अपन E2 की वैल्यू लिखें तो E2 की वैल्यू लिखने के लिए हमें KQ, ओके, माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन का यूज़ हम डायरेक्शन शो करने में करते हैं और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो अब डिस्टेंस कितनी है? देखो माइनस Q की वजह से जब अपन यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं? R-d। ओके, इस डिस्टेंस को अगर अपन यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो ये जो डिस्टेंस आपके पास होगी, इस डिस्टेंस को अपन बोल सकते हैं R-d। ओके, तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे R-d का होल स्क्वायर। दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन ने E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड पता कर लिए हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का नेट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो हम डायरेक्टली दोनों को माइनस करके भी नेट वेक्टर पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों का वेक्टर सम कर देना है। इस यूँ कह सकते हैं कि दोनों को माइनस कर देना है। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल चल रहा है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी अगर अपन बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, अब यहाँ पर अपन ये क्लियर कर लें पहले कि हमने E1 माइनस E2 क्यों करना है या E2 माइनस E1 क्यों करना है, किस में से किसको माइनस करेंगे। तो ये क्लियर कैसे होगा, इसको अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। प्लस Q जो आपके पास है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E1। ओके, अब देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस ज़्यादा किसकी है? प्लस Q की। प्लस Q की P पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन रहा है उस E1 की वैल्यू कम होगी और E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है? E2 में से E1 को माइनस करना है। ओके, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर E2 में से E1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास E2 माइनस E1। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर E नेट आपका हो जाएगा E2 की वैल्यू क्या है? तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? KQ/R-d का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास
क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका अपन के क्यू कॉमन ले लेते हैं और अंदर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आर माइनस डी का होल स्क्वायर और आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले चुके हैं तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो के क्यू अपने पास कॉमन है और अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर डी माइनस। ओके, और इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर डी, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हुए लिखें तो उसको अपन a माइनस बी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अगर अपन आगे चलते हैं तो देखो आप यहाँ पर जब ये माइनस साइन, ये जो माइनस साइन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर और डी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएंगे। उस केस में आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को बना देगा प्लस और ये 2rd और 2rd मिलकर बन जाएंगे 4rd। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप अपने पास हो जाएगी ई नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन था, ऊपर अपने पास बन चुका है 4rd। ओके, यहाँ से क्लियर है कि 2rd और 2rd मिलकर क्या हो जाएगा 4rd। तो ये अपने पास हो चुका है 4rd और नीचे चल रहा है अपने पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट इससे पहले ये देख लें अपन, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल देता है या फिर किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन से अगर इस कंडीशन को हम कंपेयर करते हैं तो हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना होगा। और वो छोटा सा पॉइंट क्या कहता है कि डेली लाइफ के अंदर जो हमारा प्रैक्टिकल डाइपोल होता है, जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया अभी HCl। अब HCl क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी एंगस्ट्रोम में चल रही होती है 10⁻⁻10 मीटर्स के अंदर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 2D डिस्टेंस है वो आपके पास चल रही है 10⁻10 मीटर्स में। किसी भी न्यूमेरिकल में हम इसको चेक कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट यही डिस्टेंस जनरली होती है। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस, या यूँ कहें कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस R, ये जनरली आपको क्वेश्चन में या तो सेंटीमीटर्स में गिवन होती है या फिर मीटर्स में गिवन होती है। तो देखो आप, ये डिस्टेंस 2D और डिस्टेंस R डिस्टेंस 2D की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि R के सामने 2D डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ओके, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, R के सामने D को हम नेग्लिजिबल मानते हुए। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि R के सामने अगर D नेग्लिजिबल है तो आर स्क्वायर में से D स्क्वायर माइनस करने के बाद भी इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली ये वैल्यू आपके पास R स्क्वायर ही रहने वाली है क्योंकि D स्क्वायर नेग्लिजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ई नेट जो आपका हो जाएगा वो ई नेट हो जाएगा के क्यू और ऊपर आपका चल रहा है 4rd और नीचे स्टेप आ चुकी है आपके पास R की पावर 4 क्योंकि R स्क्वायर की पावर 2 लगी हुई है। तो ये आपके पास रिजल्ट बन चुका है। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने से पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट दोबारा याद रखते हैं, और जो कि हमने डाइपोल में देखा था, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है। अभी हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी चल रही है, ट्वाइस डी। ओके, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई विद ट्वाइस डी। ये अपने पास यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो चुका है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखो आप, इस 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 2 में। अब ये जो ट्वाइस डी है आपका और मल्टीप्लाई विथ क्यू, ये क्या बन जाएगा, पी, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ई नेट जो आपका हो जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा ई नेट इक्वल टू के
Q जा चुका है, ट्वाइस D जा चुका है, ये 2 बचा हुआ है अभी अपने पास, तो इसको लिखूँगा 2 और बन जाएगा P। ओके, क्योंकि ट्वाई D और Q आपका P बन चुका है, डायपोल मोमेंट बन चुका है, डिवाइड बाई R की पावर 4, और साथ में एक R ऊपर और बचा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई में अपन R और लिख लेते हैं। ओके, अब इस R से ये R कैंसिल होकर पावर हो जाएगी आपकी 3, और फाइनल जो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास, वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस P पॉइंट पर बना हुआ है आपका। यहाँ जो P पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और वो है ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब। ओके, तो ये था हमारे पास किसी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आया है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम इसका दोबारा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आपके पास एक प्लस Q दिया हुआ है, एक माइनस Q दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको 2D दी हुई थी और पॉइंट P था। यहाँ अपन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था जिसको अपन ने E2 बोला था, प्लस Q की वजह से बना था उसको अपन ने E1 बोला था। तो यहाँ पे E2 ज़्यादा था, जब ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि इधर ही आपका E नेट बनेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में होगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है जो आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चल रही है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखें तो वो हो जाएगा आपके पास ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ में इसके डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो कि P वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो चुका है। अपन ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई डाइपोल गिवन हो और उस डाइपोल की वजह से हमें उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर एक डाइपोल दिया हुआ है, तो हम एक डाइपोल ले लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन वाला Q होगा। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है 2D। ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये हो जाएगी आपकी ट्वाइस D। ओके, अब यहाँ पर एक इक्वेटोरियल लाइन हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये एक इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स एक ऐसा बाइसेक्टर जो कि पूरी डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। और यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये P पॉइंट, जहाँ पर हमें इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले कि प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अलग अलग, फिर हम उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो Q दिया हुआ है प्लस Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इस तरीके से होगा। ओके, इसको अपन बोल देते हैं E1। ठीक है, प्लस साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की ओर होता है, माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपनी ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग माइनस साइन की साइड, इसको अपन बोलेंगे E2। ओके, तो ये दोनों चार्जेस की वजह से अपने अपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करना होगा, हम इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर जब हम इनके कंपोनेंट करते हैं तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और देखो यहाँ जो एंगल होगा उतना ही होगा जितना एंगल यहाँ होगा, तो उसको मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एंगल होगा थीटा, क्योंकि P पॉइंट की डिस्टेंस दोनों चार्जेस से सेम है। ओके, तो यहाँ भी एंगल बनने वाला है थीटा। ओके, अब इस E1 के अगर 2 कंपोनेंट हम करते हैं, तो E1 के अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास E1 कोस थीटा। ओके, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा E1 साइन ऑफ थीटा।
इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, E1 साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर हम E2 के भी कंपोनेंट करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा आपके पास E2 कोस थीटा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा कोस कंपोनेंट होगा। और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा E2 का, वो आपके पास हो जाएगा E2 का साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट करने हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, P पॉइंट से दोनों चार्ज के डिस्टेंस भी सेम है। तो डेफिनेट बात ये है कि E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे। हालांकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, बट जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अपने पास KQ/R²। यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस देखनी होती है। अब देखो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम और P पॉइंट से दोनों के डिस्टेंस भी सेम, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम होगा। तो हम इन दोनों को E1 E2 नहीं बोल करके डायरेक्टली E बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो E1 और E2 वाला पॉइंट है इसको अपन रिमूव कर देते हैं, इन दोनों को हम E1 ही बोल सकते हैं। ओके, अब देखो आप यहाँ पर E साइन थीटा है और यहाँ पर भी E साइन थीटा है, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब बात करें अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो यहाँ दो वेक्टर्स हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा पास ट्वाइस E कोस ऑफ थीटा। ओके, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी ट्रायंगल से, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने से पहले ये क्लियर कर लें आप कि P पॉइंट जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है उस P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से आपको लेनी है R। ये पहले वाले टॉपिक में भी क्लियर कर चुके थे हम कि जब भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट की उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपको डाइपोल के हमेशा सेंटर से ही लेनी है। ओके, डिस्टेंस हमेशा उस पॉइंट के डाइपोल के सेंटर से लेनी है। तो P पॉइंट की यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपको गिवन है स्मॉल r। अब बाइसेक्टर किया हुआ है इसने, तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी d और ये डिस्टेंस भी आपके पास हो जाएगी स्मॉल d। तो अगर अपन कोस थीटा अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके का कुछ ट्रायंगल आपको मिलने वाला है। यहाँ जो अपन को ट्रायंगल मिलेगा वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है, जिसमें यहाँ आपको थीटा दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको d हो चुकी है और ये डिस्टेंस हो चुकी है r। तो इसमें अगर आप कोस थीटा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा होता है आपके पास, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस यहाँ होगा अंडर रूट में r² प्लस d²। ओके, तो अगर अपन इसको कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बेस यहाँ पर आपके पास चल रहा है d अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज r² प्लस d²। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये E नेट आपका हो जाएगा ट्वाइस E की वैल्यू क्या होगी, दैट इज KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपके पास Q साइन रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो Q चार्ज से ये डिस्टेंस आपको लेनी होगी। ओके, ये डिस्टेंस है चार्ज से, तो डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर अपने पास स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी r² प्लस d²। ओके, साथ में वैल्यू रखनी है आपको कोस थीटा की, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको हम यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो आप यहाँ पर ये जो r² प्लस d² है, यहाँ पर भी r² प्लस d² है, यहाँ पर पावर चल रही है 1 और यहाँ पावर चल रही है हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ है। तो जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर्स ऐड होने के बाद
1 प्लस हाफ दैट इज़ 3/2। तो फाइनल आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट का वो हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, फाइनलाइज जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है ट्वाइस के क्यू, ये तो ऊपर आना ही है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ट्वाइस के क्यू, और डिस्टेंस अपने पास जो है वो है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास दोनों की पावर्स ऐड होंगी बेस सेम होने की वजह से तो वो पावर 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है। ओके, दैट इज़ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। अब इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो पी पॉइंट पर, उसकी डिस्टेंस है आर, और ये जो डिस्टेंस आर है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर देन ट्वाइस डी। ओके, ये पिछले टॉपिक में अपन क्लियर कर चुके हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो डाइपोल होगा उस डाइपोल में जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है ट्वाइस डी, वो डिस्टेंस आपके पास अप्रोक्सीमेट एंगस्ट्रॉम में चल रही होती है 10⁻⁻10 में मीटर्स में, और ये डिस्टेंस आर सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में चल रही होती है। जब न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये एजम्पशन आपको यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब अपन आर स्क्वायर इज़ वेरी ग्रेटर देन डी ये एज्यूम करते हैं तो ये पूरी वैल्यू आपके पास फाइनली क्या हो जाती है आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास डी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर देन आर स्क्वायर, सो फाइनली बिकम आर स्क्वायर। अब ये आपके पास आर स्क्वायर ही हुआ फाइनली, और इसकी पावर चल रही है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आपके पास बन जाएगा आर क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो है ट्वाइस के क्यू अपॉन आर क्यूब। ओके, कट क्या बाकी रह गया, यहाँ पर एक टर्म अपने पास रह गई है डी, ये टर्म हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ट्वाइस के क्यू के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है डी, तो यहाँ पर अपन डी भी लिखेंगे। ओके, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन चुका है, बट अब इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था हमने, डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू चार्ज एंड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, वो यहाँ पर चल रही है ट्वाइस डी। ओके, तो ये जो आपके पास ट्वाइस डी है और ये जो Q है ये तीनों मिलकर के बन जाएंगे डाइपोल मोमेंट P, और आपका जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा आपके पास E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है P पॉइंट पर। ये जो P पॉइंट आपको दिया हुआ है इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा आपके पास के पी अपॉन आर क्यूब। ओके, और इसकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो डायग्राम में क्लियर है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आप यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होती है हमेशा -q टू +q। अपने डायग्राम में अभी +q यहाँ है -q यहाँ है, तो इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट चल रहा है P वेक्टर -q से +q की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये कह सकते हैं हम कि P की जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो यहाँ जब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है यूनिट वेक्टर, तो आपको यहाँ लिखना है -p कैप। ओके, p कैप यूनिट वेक्टर है P की डायरेक्शन में, और E की डायरेक्शन P की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो उस कंडीशन में हमें वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, और यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते हैं कि जब अपन एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो आया था अपने पास ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब, और जब हम यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है के पी अपॉन आर क्यूब। ओके, तो दोनों फॉर्मूले को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट डबल होगा जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दैट्स इट।